ये कैसी जीत है जिसके बारे में कोई पोलस्टर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था रजत सर, लेकिन जो उन्होंने कर दिखाया वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा है कि इन्होंने बहुत कांग्रेस के लोगों ने, लोकल लोगों ने कांग्रेस से कहा था कि इनके साथ अलायंस कर लें, वो तो किया नहीं, राहुल गांधी रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे पता चला है कि कांग्रेस के लोग कोशिश कर रहे हैं, उनकी 5-6 सीटें आ जाएंगी तो उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसको मोस्ट प्रोबेबली विजय नकार देंगे। कांग्रेस के लोगों ने इनकी तारीफें करना शुरू कर दिया है। हाँ। 1-2 रोज से मणिकम टैगोर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है, अब कल का बयान है कि मुझे पूरा भरोसा है वो बहुत अच्छा करेंगे, वो युवाओं में और जेंजी में बहुत पॉपुलर हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे। कांग्रेस तो करेगी, लेकिन कांग्रेस पर लोगों को भरोसा है क्या? ममता बनर्जी से कांग्रेस तो चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी 3% ही तो उनको वोट आया था। नहीं, तो इनका भी एक स्टेटमेंट है कांग्रेस को लेके विजय का। अभी इलेक्शन में इन्होंने कहा था कि असली कांग्रेस बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ है। जो डीएमके के साथ कांग्रेस है वो नकली कांग्रेस है। सौरभ, तो मतलब ये इनको भी पता था कि मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो ये भरपाई कांग्रेस से हो सकती है। सौरभ, तमिलनाडु की राजनीति से एक बात बहुत साफ झलक करके आई कि यदि फ्रेश चेहरा जाता, बार बार कहा जाता ना, द्रविड़ियन मूवमेंट को कोई तोड़ नहीं सकता है, इतना इंग्रेन्ड है, इतना रूटेड है कि इसके अल्टरनेटिव कोई डिस्कोर्स हो ही नहीं सकता। अन्नामलई जब आए थे तो एक लगा था भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी, एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कोई फ्रेश चेहरा आया, नई आइडिया के साथ आया, और देखिए कि उसके क्या, और जो परिवारवाद के खिलाफ और परंपरागत राजनीति के खिलाफ अगर खड़ा हो जाए तो वो जीत सकता है। और मुझे लगता है कि कितनी आज भारतीय जनता पार्टी को कितना सुख मिल रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो द्रविडियन पॉलिटिक्स यदि खत्म होगा तो उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, केरल के अंदर और तमिलनाडु के अंदर, दोनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा लेफ्ट जहां खत्म होती है भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बन जाता है। बंगाल में रास्ता बना। द्रविडियन पार्टी ऐसी थी जो एंटी ब्राह्मणिकल, एंटी हिंदू, आप जिसे जो आप उसके लिए आप डिपिक्शन कर लीजिए, उस अल्टरनेटिव के खिलाफ जब एक नई चीजें आई तो देखिए जनता ने उसको हाथों हाथ उठा लिया। और हार भी ऐसी कि उदयनिधि और स्टालिन दोनों वो पीछे चल रहे हैं। जी रजित, वहां दो ही पार्टियों के बीच में मुकाबला चलता रहता था, एक तीसरी फोर्स बन के वो आई, ये तो अच्छी बात है, एक विकल्प उन्होंने दिया लोगों को। लेकिन ये तो इनकी आइडियोलॉजी का क्या है ये भी बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। तो ये तो बिल्कुल पर्सनैलिटी ड्रिवन एक कल्ट फिगर है। ये पर्सनल कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो नहीं है, लेकिन पर्सनैलिटी ड्रिवन है। इनके बारे में बहुत प्रचार भी किया गया है, क्रिश्चियन है, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसमें एक मतलब थोड़ी सी असहमति है प्रोफेसर साहब से। भाजपा खुश होने की जगह उसको मंथन नहीं करने का समय है कि इतना बड़ा अवसर था। द्रविडियन राजनीति ने नेशनल पार्टीज को हाशिए पर कर दिया। 1967 के बाद डीएमके एडीएमके का खेल होता रहा। आप डीएमके के साथ गए, आपको जो अच्छा नेता है उसका चयन नहीं कर पाए। ये भी तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए चूंकि बहुत बड़ा दिन है, बंगाल जिस तरह की जीत है, असम जिस तरह की जीत है, पुडुचेरी वो जीत गए हैं, लेकिन तमिलनाडु में उनके पास बहुत बड़ा अवसर था। जब द्रविडियन पॉलिटिक्स का पराभव हो रहा है, परिवारवाद की राजनीति का पराभव हो रहा है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी उस स्पेस पर उस तरह से नहीं पहुंच पाई। और विजय को हम लोग अभी कह रहे हैं ना कि वो सिर्फ कल्ट फिगर हैं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि वो उस एरा को वापस लाएं जो एनटीआर, एमजीआर और जिसको हम बगल के आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण के तौर पर देख रहे हैं। ये अभी मतलब ये तो समझ में आएगा ना कि कैसे अचानक अगर यूथ पूरी तरह से कनेक्ट कर गया और अगले 10-15 साल की राजनीति विजय अब वो कैसे परफॉर्म करेंगे उस पर तय करेगा। लेकिन अगर वो परफॉर्म कर गए तो जो एक राजनीतिक वैक्यूम होता है, क्योंकि कोई भी नई विचार या नई विचारधारा या नई पार्टी तब होती है जब वैक्यूम क्रिएट होता है, वो फिर से अगर भर जाएगा तो भाजपा के लिए उतना आसान नहीं। एक अलग किस्म की डोमिनेशन का एरा शुरू हो सकता है बिल्कुल आने वाले और वहां जिस तरह का दिख रहा है, मतलब ये तो किसी के लिए, हालांकि फिर वो चर्चा करनी चाहिए, सबको पीके याद करना चाहिए। प्रशांत किशोर उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि वो आने वाले हैं, और इससे ये भी लगता है कि जो काम जिसको अच्छे से है वही काम बढ़िया करना। देवेंद्र, इस पर मंथन तो बीजेपी ने भी किया होगा। निश्चित तौर पर बहुत कोशिश भी की थी कि विजय के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन विजय का अपना वोट बैंक को लेकर जो कंसर्न था, खासतौर पे माइनॉरिटी वोट बैंक, चाहे क्रिश्चियन की बात कर ले या मुस्लिम की बात कर ले, तो उसके हिसाब से वो नहीं आए थे और बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन बहुत देर तक, मतलब चुनाव से कुछ महीने पहले तक लगातार ये फेलर दिए जाते रहे थे बीजेपी के तरफ से। दूसरा, अगर गलती के हिसाब से आप देखें तो निश्चित तौर पर बीजेपी के पास कोई वैसा ऑप्शन नहीं था। एक बात ज़रूर ये कही जाती है कि अन्नामलाई वो भी एक पॉपुलर फेस थे, पॉपुलर यूथ हैं तमिलनाडु में, और
जिस रफ्तार से बीजेपी को आगे बढ़ा रहे थे, फिर वहाँ पर गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। और बेहतर ये होता कि बीजेपी AIADMK के साथ ना जाती, अकेले ही जाती। लेकिन पार्टी के टॉप लीडरशिप का ये मानना था कि DMK के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और ऐसे में अगर AIADMK के साथ जाते हैं तो सरकार में आने के चांसेस बहुत ब्राइट होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। नंबर्स में कम से कम ये दिख रहा है कि DMK से अभी आगे AIADMK है, लेकिन वो लोग विजय को भांपने के बावजूद कि विजय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, अपने गठबंधन में नहीं ले पाए। मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कांग्रेस पार्टी का अलग से जो कॉलम है, रो है, वो बता रहा है 4 सीटों पर लीड कर रही है कांग्रेस। अगर विजय को 10, 12, 15 कुछ जरूरत पड़ती है, शॉर्ट फॉर मेजोरिटी से अगर होता है, तो कांग्रेस भी भर पाएगी कि नहीं भर पाएगी, ये देखना होगा। उस सूरत में क्या AIADMK रेलेवेंट होगी, ये सवाल आएगा देर से। अभी थोड़ा सा कम मतलब गैप बचा है उनके पास। विजय जो है अच्छे से मार्जिन पर आ गए हैं और बहुत ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेस में चल रहा था, आपने मणिकम टैगोर का नाम लिया, मणिकम टैगोर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे थे कि उनके साथ लड़ा जाए विजय के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो इसके खिलाफ थे मोटे तौर पर। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि जो खड़गे साहब हैं वो उनके साथ नहीं थे। और राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप दोनों में से जो भी, क्योंकि जैसे वो अक्सर छोड़ देते हैं, और जो मणिकम टैगोर की बात है वही बात विजय कह रहे हैं कि असली कांग्रेस मेरे साथ थी। असली कांग्रेस का मतलब कि वो कांग्रेस के लिए स्पेस बनाकर रखना चाहते हैं, और अब इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है उनको कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। यदि वो कम होता तो हो सकता है, बहुत सारे लोग बात इस पर चर्चा कर रहे थे दोपहर में सवेरे कि क्या NDA की सरकार बनेगी, क्या वहाँ पर भी जो है बीजेपी उनके साथ मिलके उनको विजय को मुख्यमंत्री बनाकर नई सरकार बना सकती है। लेकिन अब मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। काफी क्लोज आ गए हैं विजय, काफी क्लोज आ गए हैं सरकार बनाने के। रीजनल पार्टीज बहुत है तमिलनाडु के अंदर, जो दो चार जीतेंगे, बहुत रीजनल पार्टी दोनों गठबंधन में सब मिल जाएंगे, तो वो मिलकर विजय को समर्थन दे देंगे। मुझे लगता नहीं कि विजय इस समय बीजेपी NDA का समर्थन लेंगे। वो चुनाव के पहले साथ में नहीं गए, अब स्टेज में आकर वो अपने कोर वोटर को मैसेज देने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है वो बीजेपी से दूरी बना के रखेंगे, और उनको बहुत जरूरत भी नहीं फिलहाल बीजेपी के गठबंधन की, तो इतना तो उनको आराम से समर्थन मिल जाएगा, सरकार बना लेंगे। लेकिन इस 5 राज्यों के चुनाव में एक बात अब देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, केरल में पिनराई विजयन के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आप देखें, तमिलनाडु में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आसाम में 10 साल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी। सारी राज्य सरकार एंटी इनकम्बेंसी से सफर कर रही थी, लेकिन आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर लौट रही है, प्रचंड बहुमत से लौट रही है। मतलब ये बता रहा है कि आप अगर डिलीवर करोगे तो आपके ऊपर किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी लागू नहीं होगी। जो आसाम में डिलीवर किया भारतीय जनता पार्टी ने, और बंगाल में जो भरोसा दिया, मुझे लगा उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत आसाम में, और जो भरोसा बंगाल में दे रहा है उसके कारण बंगाल में मिला है। सर मेरा